2013 में हुए नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश भर को जो है एक इस तरह मुहाने पे खड़ा कर दिया था कि एक विचारधारा का विरोध करने के लिए अब जो है दूसरी विचारधारा जो है उसकी हत्या करने का प्रयास कर रही है। इस मामले में जो है सीबीआई ने या कहें तत्कालीन जांच एजेंसी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से 3 लोग जो बरी हो गए थे। इन्हीं में से एक विक्रम भावे हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जो किताब है वो जो उनकी 2 साल जो उन्होंने काटा है उस पर जो उनकी किताब जो है वो कल रिलीज़ हो रही है, या कहे प्रकाशन उसको जो होने वाला है। सर, किताब कल आने वाली है, क्या रहा किताब लिखने का मुख्य कारण? मुख्य कारण यही है कि एक हिंदुत्ववादी होने के कारण अगर मुझे और मेरे परिवार को इतने कष्ट अगर भुगतने पड़ते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि एक हिंदू विरोधी षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। और एक मेरे व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे नहीं बल्कि एक प्रातिनिधिक हिंदुत्ववादी के रूप में यह अनुभव लोगों तक जाने चाहिए और खासकर हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताओं को जागरूक करना ये मेरा कर्तव्य मानता हूँ। और उसी उद्देश्य से या वही ध्यान में रखते हुए एक ये सब किताब के रूप में सबके सामने आना चाहिए, ऐसा मुझे लगा और मैंने ये किताब लिखी है। उसका विमोचन कल नागपुर में है। सर, आपने कहा कि हिंदुत्ववादी को फंसाने का या उन्हें एक षड्यंत्र रचा गया, लेकिन जब मुझे जितना याद है कि आपकी जब गिरफ्तारी हुई उस समय केंद्र और राज्य में दोनों जगह एक हिंदुत्ववादी सरकार जिसे खुद कहती है वो मौजूद थी। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक षड्यंत्र रचा गया एक हिंदुत्ववादी सरकार में हिंदुत्ववादी नेता को या कहे सामाजिक कार्यकर्ता को दबा इस तरह फंसाने का? वही तो मुझे और गंभीर लगता है कि अगर राज्य में और केंद्र में हिंदुत्ववादी शासन है, उसके बावजूद भी अगर सीबीआई का कोई अधिकारी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को इस तरह प्रताड़ित करता है तो इसका मतलब उसको आदेश देने वाला कोई हिंदू विरोधी है जिसका वो सुन रहा है या जिसके आदेश ले रहा है। वो कौन सी शक्ति है, उसको ढूंढना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, जब आपकी गिरफ्तारी हुई उस समय किस बेसिस पे आपको गिरफ्तार किया गया? कुछ आपको बताया गया, कुछ और भी जानकारी दी गई? क्योंकि जो चर्चा, क्योंकि आपको एक मुख्य अभियुक्त के तौर पर जो है इस मामले में पहले तो सह अभियुक्त के तौर पर आपको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद मुख्य अभियुक्त के तौर पर आपको पेश किया गया। बताता हूँ इस विषय में। इस किताब में भी मैंने लिखा है कि जिस दिन मुझे बुलाया गया तो सीबीआई के ऑफिस में जाने के बाद मुझे पता चला कि जिनके साथ मैं काम करता था वो एडवोकेट संजीव पुनालेकर जी को भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ बुलाने के बाद वहाँ जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था सुभाष रामरूप सिंह करके, तो उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया और मेरे सामने 2 कागज़ रखे और उसने मुझसे कहा कि आपके जो एडवोकेट संजीव पुनालेकर है उनको मैं ऑलरेडी अरेस्ट कर चुका हूँ। अब अगर आप उनके खिलाफ जैसी मैं कहता हूँ वैसी गवाही देते हो या स्टेटमेंट तो आप जा सकते हैं। और ये कागज़ रखा उन्होंने, इस पे आपका मतलब मेरा जैसा उन्हें चाहिए वैसा स्टेटमेंट है, इसके ऊपर साइन करो और घर जाओ। और अगर इसके ऊपर साइन नहीं करते हो तो ये अरेस्ट मेमो है, इसके ऊपर साइन करो, मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। तब मैंने कहा कि जो कुछ भी लिखा है सब झूठ है। जिस कन्फेशन के आधार पर मुझे और पुनालेकर जी को अरेस्ट किया गया वो कन्फेशन सितंबर 2018 का है और हमें अरेस्ट हुआ है 25 मई 2019। ये बीच के 8.5 महीनों में लगभग 50 बार वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और मैं और पुनालेकर हम लगभग 25 बार कोर्ट में मिले हैं। 2-3 बार वो हमारे ऑफिस आके गया है। तब वो नहीं बोलता है कि उसके स्टेटमेंट में इनका नाम है तो इनके लिए ये कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। वो मिल रहा है हमें 25 बार कोर्ट में मिल रहा है, 2-3 बार ऑफिस जाके आया। लेकिन जिस दिन लोकसभा इलेक्शन का रिज़ल्ट आया 23 मई 2019, उसके दूसरे दिन हमारे अरेस्ट का उन्होंने ये निकाला समन्स। तो ये बात थोड़ी मतलब डाउट क्रिएट करने वाली है कि किसके आदेश से ये सब कर रहा था ये। आपको कौन लग रहा है, क्योंकि आप ही क्यों और आपके जो साथी थे वही क्यों इस मामले में जो उनको गिरफ्तार किया गया? और भी तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आप ही की तरह हाँ, और उस मेरे बारे में बता सकता हूँ कि वो जो सीबीआई के ऑफिसर थे उसमें से एक के खिलाफ संजीव पुनालेकर जी ने कंप्लेंट किया था। तो उसकी इंक्वायरी चालू हो गई थी उस कंप्लेंट की वजह से। तो उनका गुस्सा पुनालेकर जी के ऊपर था ही, इसलिए उन्होंने उनको अरेस्ट किया। लेकिन पुनालेकर जी के खिलाफ उन्हें कोई स्ट्रांग गवाह चाहिए था। तो मैं ही उनके साथ काम करता था, मैं उनका असिस्टेंट था।
इसलिए मुझ पे प्रेशर डाला गया कि अगर उनके खिलाफ गवाही देते हो तो छोड़ता हूँ, नहीं तो तुमको भी अरेस्ट करता हूँ। 2 साल जांच चली सर, कई ऐसे तरीके अपनाए गए जो शायद किसी और मामले में नहीं रहा। कौन कौन से तरीके जो आपको पता चले, सबसे मुख्यतः जो कि काफ़ी पैसा भी खर्चा हुआ इस जांच में? नहीं समझा नहीं मैं। जांच में एक मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि समुंदर को जो है छाना गया जांच के लिए, एक शस्त्र तो इस्तेमाल करने के बताता लिए। हूँ, बताता हूँ। तो ऐसा जो आरोप संजीव पुनालेकर जी के ऊपर था कि उन्होंने शस्त्र नष्ट करने की सलाह दी है एक आरोपी को। तो उसके स्टेटमेंट में ये पुलिस ने ही डाला है कि पुनालेकर जी के एडवाइस से मैंने वो 4 पिस्टल डिसमेंटल करके ठाणे की खाड़ी में डाल दिए, कलवा ठाणे खाड़ी में। और वो निकालने के लिए सीबीआई ने एक मुहिम चलाई। लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च हुआ। मिला कुछ नहीं, लेकिन वो जो प्रोसीडिंग हुआ कोर्ट में या चार्जशीट था, वो आज तक मतलब एफआईआर से लेके जजमेंट तक लगभग 20 से 25,000 कागज़ का वो रिकॉर्ड बना है। 25,000 कागज़ में एक ऐसा कागज़ नहीं है जो जो ढूँढने के लिए जो मुहिम चलाई, जिसके ऊपर लगभग 8 करोड़ खर्चा हुआ। तो उस विषय में एक सिंगल कागज़, सिंगल पेपर, कोई परमिशन का हो या उसका रिपोर्ट हो कंपनी ने दिया हुआ कि इतना स्क्वायर मीटर जगह हमने छाना, कुछ नहीं मिला, या जो कुछ मिला अगर मिला हो तो वो क्या मिला, वो क्या था, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, उसका कोई रिपोर्ट नहीं, या उनको 7,80,00,000 दिए गए, वो किसके आदेश से, कौन सिग्नेटरी था, किसको पावर था इतना पैसा देने का? क्योंकि ये मेरे ख्याल से आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहला केस है कि एक पिस्टल खाड़ी से निकालने के लिए 7 करोड़ 80 लाख खर्च किया जाता है और मिलता कुछ नहीं है, और उसका कुछ भी रिकॉर्ड कोर्ट के पास नहीं है। तो ये थे विक्रम भावे, जिनका कहना है कि जिस तरह चीज़ें उनके साथ हुई बीते 2 साल, और जो तमाम सारी चीज़ें हुई उसको लेकर उन्होंने एक किताब लिखी है, अपने अनुभव साझा किए हैं और कुछ कई सवाल और आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। मेरे साथी जितेंद्र खाबरे के साथ रवि शुक्ला, यूसी न्यूज़, नागपुर।